हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीटा मैथ्स एकेडमी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार बीटा मैथ्स एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो देखो, हमने टारगेट बैच स्टार्ट कर दिया है DSSS का, और इस टारगेट बैच में अपन SR सैनी बुक का सॉल्यूशन आपको अवेलेबल करवा रहे हैं। ठीक है, वैसे तो हमने SR सैनी बुक का सॉल्यूशन ऑलरेडी पहले से ही स्टार्ट कर दिया था, लेकिन अभी जो आपका DSSS का नोटिफिकेशन इन दिनों काफ़ी चर्चा में रहा है, उस नोटिफिकेशन के बाद से हमने ये जो आपके लिए टारगेट बैच स्टार्ट रखा है स्पेशल DSSS मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के लिए, जो कि PGT और TGT दोनों में कंबाइंड तैयारी कर सकते हैं। किससे? SR सैनी बुक से। ठीक है, जो ये SR सैनी बुक है, ये आपका जो सीनियर सेकेंडरी लेवल वाला पोर्शन है, ये सारा का सारा पोर्शन इस SR सैनी बुक से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो आपने तैयारी कर रखी है, ये चीज़ें आप सभी को पता भी होंगी, बताने की अलग से जरूरत नहीं है कि जो SR सैनी बुक की जो इंपॉर्टेंस है वो कितनी ज़्यादा रहती है TGT और PGT दोनों के सीनियर सेकेंडरी लेवल वाले पोर्शन के लिए। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपन सेशन को स्टार्ट करते हैं SR सैनी का। देखो, हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा है AP, GP और HP का। हमने ऑलरेडी इस चैप्टर की 3 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। इस चौथी क्लास में देखो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से लेक्चर अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यदि आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं, हमारी ये क्लासें अच्छी लग रही हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो SR सैनी वाली जो सीरीज़ है, हमारी जो अलग से प्लेलिस्ट बन रखी है यूट्यूब चैनल पे जाके देख लेना आप, इस प्लेलिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिए ताकि जो आपके दोस्त हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिलता रहे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 21 में आपके पास गिवन है, एक समांतर श्रेणी के पीवे क्यूवे आरवें पद एक गुणोत्तर श्रेणी के संगत पदों के बराबर हों तथा ये पद क्रमशः XYZ हो, तो आपको ये वैल्यू निकाल के बतानी है। देखो मतलब क्या है इसका ये मतलब है कि आपके पास एक तो है एक समांतर श्रेणी। ठीक है, उस समांतर श्रेणी के इसने बीच बीच में से टर्म्स उठाए हैं। देखो कौन सा टर्म्स उठाया इसने एक तो P वां पद उठाया है, एक Q वां पद उठाया है, एक R वां पद उठाया है। मतलब एक समांतर श्रेणी है लगातार, उस समांतर श्रेणी का इसने P वां, Q वां और R वां पद उठा के क्या बना दिया, इसने ये बना दिया कि ये पद मिलकर क्या बनाते हैं, एक गुणोत्तर श्रेणी के ये लगातार या फिर संगत पद हैं। ठीक है, तो देखो ये मान लेते हैं अपन, एक समांतर श्रेणी जो है, समांतर श्रेणी का जो P वां पद है वो किस फॉर्म में होगा, A + P - 1D। यदि अपन उस समांतर श्रेणी का पहला पद A माने, कॉमन डिफरेंस यदि D माने, तो P वां पद A + P - D हो जाएगा, Q वां पद A + Q - D, और R वां पद क्या हो जाएगा, A + R - 1D। अब ये देखो तीनों पद क्या आ रहे हैं, ये तीनों के तीनों ही पद क्या बना रहे हैं, एक गुणोत्तर श्रेणी बना रहे हैं ये तीनों पद। तो गुणोत्तर श्रेणी वाली प्रॉपर्टी भी अपन इन तीनों पद के लिए अप्लाई कर देंगे। कैसे करेंगे? देखो यहाँ से देखो हमने लिख लिया कि जो A + P - 1D है, ये तो क्या बना इसका P वां पद। फिर लिखा हमने जो A + Q - 1D है, ये क्या बना इसका समांतर श्रेणी का Q वां पद ना, और A + R - D है, ये क्या बन जाएगा, इस समांतर श्रेणी का R वां पद ये बन जाएगा। ठीक है, अब ये तीनों के तीनों क्या हैं, एक तीनों की तीनों ये गुणोत्तर श्रेणी बना रहे हैं, और उस गुणोत्तर श्रेणी का अपन मान लेंगे जो पहला पद है ये तो मान लेंगे कैपिटल A, और जो कॉमन रेशियो है ये अपन मान लेंगे कैपिटल R। यदि ये गुणोत्तर श्रेणी बनाएगा तो ये तो क्या बन जाएगा, A कैपिटल R की पावर, अब चूंकि ये P वां पद है तो यहाँ पर लिख देंगे अपन P - 1। इसी तरीके से यहाँ पर कैपिटल A कैपिटल R की पावर Q - 1, और यहाँ पर लिख देंगे अपन A R की पावर स्मॉल r - 1। ये बना सकते हैं क्या, क्योंकि यही तो समांतर श्रेणी के पद हैं, और यही तीनों क्या बना रहे हैं, आपस में गुणोत्तर श्रेणी बना रहे हैं। तो गुणोत्तर श्रेणी वाली कंडीशन भी मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दी। अब ये देखो इसने दिया है कि ये पद क्रमशः XYZ है। अब ये जो पद आए हैं ये भी दे दिए इसने कितने, XYZ। तो यहाँ से अपन इनको XYZ के बराबर भी पुट कर सकते हैं। देखो इसको मैंने पुट कर दिया X, इसको मैंने पुट कर दिया कितना Y, और इसको मैंने पुट कर दिया कितना Z के बराबर। अब देखो जब ये बना लोगे ना आप, अब ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है आपके सामने, क्योंकि आपको निकालना है x की पावर y - z, y की पावर z - x और z की पावर x - y निकालना है आपको। x y z तीनों वैल्यू हैं आपके पास, तो अब निकालने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे अपन, x की पावर, x जहाँ पर कितना है, a r की पावर P - 1 ना, तो a r की पावर P - 1, और इसकी होल पावर कितनी करेंगे अपन, इसकी होल पावर करेंगे अपन y - z। क्या करेंगे, y - z। अब y - z की ये वैल्यू अपन पुट ना करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, देखो y - z को मैंने एक बार ऐसा का ऐसा ही लिख लिया, क्योंकि ये जो पावर्स है ना ये आपस में देखो कैंसिल हो जाएंगी बाद में। ठीक है, मल्टीप्लाई y की वैल्यू मैंने रख दी a r की पावर Q - 1, और इसकी होल पावर कितनी करनी पड़ेगी हमें, Z - x, मल्टीप्लाई Z की जगह कितना है यहाँ से A R की पावर स्मॉल r - 1,
और यहाँ पर देखो जो पावर बन रही है इसकी, वो पावर क्या बन रही है, देखो इसकी होल पावर बन रही है x माइनस वाई इसकी होल पावर बन रही है। ये सॉल्यूशन निकाल सकते हैं अपन। देखो पावर को यदि सेपरेट बनाएं तो a की पावर तो बनेगी y माइनस जेड, a की पावर यहाँ से बनेगी z माइनस एक्स, a की पावर यहाँ से बनेगी x माइनस वाई। क्या a की पावर सभी मिला के क्या जीरो बन जाएंगे क्या? देखो y माइनस जेड, a की पावर y माइनस जेड, और यहाँ से देखो y प्लस का और ये y माइनस की पावर कैंसिल, x की पावर x से कैंसिल हो जाएगी और z की पावर भी z की कैंसिल हो जाएगी। तो a की पावर अल्टीमेटली हमें कितनी मिल जाएगी, a की पावर हमें 0 मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो कैपिटल R की पावर देखो क्या बनेगी, p माइनस वन इंटू वाई माइनस जेड, यहाँ पर q माइनस वन इंटू जेड माइनस एक्स, यहाँ पर r माइनस वन इंटू एक्स माइनस वाई। यदि इनको भी आप सॉल्यूशन करोगे तो सॉल्यूशन करने पर आपको क्या मिलेगा, r की पावर भी आपको 0 मिलेगी और किन्हीं भी नंबर की पावर यदि 0 आ रही है तो वो हमें क्या निकाल के देगा, वो हमें 1 आंसर निकाल के देगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। A1 A2 A3 और ऐसे करके हमें a n टर्म्स तक जाना है और ये सारे के सारे पद किस में हैं, समांतर श्रेणी में हैं। तो आपको दी गई वैल्यू निकाल के बतानी है। अब आप सभी को ये देख के पता लग गया होगा, यदि आपने हमारी रेगुलर क्लासेज अटेंड करी हैं तो ये देख के आपको पता लग गया होगा कि ये जो क्वेश्चन है ये अपन n के लिए तो सोल्व नहीं करने वाले। ठीक है, ये क्वेश्चन अपने हिसाब से बनाएंगे अपन, जैसे हमें अच्छा लगेगा, अपनी मर्जी से अपन इस क्वेश्चन को बना के करेंगे। देखो करेंगे कैसे, n को आप कुछ भी मान लो, जो आपको n को मानना हो, आपके लिए इजीएस्ट रहे वो वैल्यू आप n की अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो देखो मैंने सोचा कि यहाँ पर देखो नीचे क्या दिया है, 1/A1 A2 दिया है, मतलब A1 A2 इसका मतलब n की कम से कम हमें 2 वैल्यू तो लेनी ही पड़ेगी। n की 1 वैल्यू अपन यहाँ पर नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि अगर ये वैल्यू हमें निकालनी हो तो देखो पहला ही पद इसमें क्या आ रहा है, 1/A1 और A2 दोनों मल्टीप्लाई में आ रहा है। इसका मतलब अपन A2 जब आ रहा है तो अपन क्या करेंगे, n की वैल्यू कम से कम 2 तो यहाँ पर माननी ही पड़ेगी हमें। चलो एक और बढ़ा के मान लेते हैं अपन, n की वैल्यू देखो अपन 3 मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं? n को मैंने मान लिया कितना, 3 के इक्वल मान लिया। यदि n को 3 के इक्वल मानेंगे, n को 3 के इक्वल मानने के बाद में अब ये क्वेश्चन आप रीड करो दोबारा। देखो यहाँ से ये बन जाएगा A1 A2 A3 समांतर श्रेणी में है, 3 से आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, फिर हमें जो निकालना है वो देखो 1/A1 A2 प्लस 1/A2 A3, सिर्फ यही निकालना है। क्योंकि आगे तो A3 A4 आएगा, A4 हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि n को अपन लिमिट कर दिया हमने, n को 3 तक ही लिमिटेशन दे दी। अब हमें ये वैल्यू निकालने के बतानी है, n की वैल्यू 3 पुट करके। अब देखो ये भी अपन ऐसे नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि जो समांतर श्रेणी इसने A1 A2 A3 के रूप में दी है, अपन क्यों माने यहाँ से बेसिक से, अपन तो समांतर श्रेणी भी अपने हिसाब से मान सकते हैं ना। समांतर श्रेणी भी मान ली मैंने, देखो 1 2 और 3 ये मान ली। अब यहाँ से देखो ये 1 और 2 3 1 2 और 3 ये भी समांतर श्रेणी में, तो क्या A1 की जगह 1, A2 की जगह 2 और A3 की जगह 3 लिख सकते हैं क्या? अपन ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 1 2 3 ये भी क्या होंगे, समांतर श्रेणी में ही तो हैं। तो ये वैल्यू अपन निकाल लेंगे, कितनी आएगी देखो, यहाँ से 1/A1 A2 का मल्टीप्लाई कितना 2 प्लस 1/A2 A3 का मल्टीप्लाई कितना 6। तो यहाँ से देखो एलसीएम लेके जब सोल्व करेंगे तो नीचे 6 बनेगा, ऊपर 4 बनेगा, मतलब ये कितना आ जाएगा आपका 2/3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब ऑप्शन में तो आपको 2/3 नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने समांतर श्रेणी भी अपने हिसाब से अज्यूम करी है और n की वैल्यू भी आपने 3 मानी है। तो जो ऑप्शन हमें n की वैल्यू 3 पुट करने पर हमें ये आंसर देगा कितना, 2/3 आंसर देगा, वही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसके साथ साथ A1 को आपको 1 रखना है, A2 को आपको 2 रखना है, A3 को आपको 3 वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट से चेक करके देखते हैं। देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये बोल रहा है A1 A2/n-1, A1 A2 मतलब 2/n-1 की जगह 2, तो 2/2 1, ये नहीं मिला। ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है, 1 आया ना, तो ये आंसर नहीं होगा। यहाँ से देखो n-1 मतलब 2/A1 प्लस AN, A1 प्लस AN को अपन 3 रख रहे हैं, A1 प्लस A3, A1 है आपके पास 1, A3 आपके पास 3, मतलब नीचे 4 बन गया, ऊपर क्या बना 2, तो 2/4 मतलब ये देगा हमें 1/2, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, 2/A1 माइनस A3 -2 मतलब ये कितना दिया इसने हमें -1 दिया, जो कि नहीं होगा। अब ये ऑप्शन अपन अपने आप ही टिक लगा देंगे, लेकिन फिर भी अपन इसको चेक करके देखेंगे कि क्या ये 2/3 दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो देखो n-1 मतलब 2/A1 कितना 1, A3 कितना 3, तो 2/3 ये हमें राइट आंसर निकाल के दे रहा है, मतलब यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अपन क्वेश्चन को अच्छे से ट्रिक से ये बना सकते हैं। वैसे अपन इसको ट्रिक भी नहीं कह सकते, ये एक तरीके से बेसिक्स ही है आपका। ठीक है, बेसिक को हमने क्या कर दिया, थोड़ा छोटा कर दिया n की वैल्यू को अज्यूम करके। ठीक है, अब ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन है आपके पास, A x y z और b।
ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी के बीच में एक्स वाई जेड तीन संख्याएं हैं और ये पांचों के पांचों नंबर के किस में हैं, आपके पास अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में है। तो आपको देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दी है इसने, तथा यदि ये जो पांचों नंबर है यदि ये हरात्मक श्रेणी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हो तो आपको इसने ये वैल्यू दी है। तो आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है। तो देखो कैसे करेंगे, यदि ये समांतर श्रेणी में है, यदि ये किस में है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में ये वैल्यूज हैं, तो क्या आप यहां से a प्लस बी की वैल्यू निकाल सकते हो क्या। कल वाली ही क्लास में मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि जो समांतर श्रेणी के जो फर्स्ट पद होता है, फर्स्ट पद और लास्ट पद, मतलब पहला पद और लास्ट पद का यदि अपन योग निकालें, सम निकालें, तो वो पद, वो जो योग आएगा वो दूसरे पद और सेकंड लास्ट पद, जो लास्ट से सेकंड पद आ रहा है, उन दोनों के योग के बराबर रहेगा। ठीक है, थोड़ा लैंग्वेज में देख लेना आप। तो यहां से देखो जो a प्लस बी है, a प्लस बी है, ये किसके बराबर आना चाहिए, a प्लस बी पहला और लास्ट पद का यदि अपन सम निकालें तो सेकंड और सेकंड लास्ट पद के सम के बराबर आना चाहिए। तो सेकंड पद x है, सेकंड लास्ट z है, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, x प्लस z के बराबर ये आनी चाहिए। अर्थमेटिकल मीन, जो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है, इसकी ये बेसिक सी ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये आप सभी को पता होगी। जो a प्लस बी हमने निकाल लिया x प्लस z, फिर से देखो इसका जो समांतर माध्य है, इस समांतर श्रेणी का समांतर माध्य अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, ये कितना आना चाहिए, देखो मिडिल टर्म कितना है इसमें, y है ना, तो y इज इक्वल टू आना चाहिए फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। ठीक है, ये आना चाहिए a प्लस बी बाई 2। अब आपके पास x प्लस जेड भी है, आपके पास y भी है, तो क्या आप x प्लस वाई प्लस जेड निकाल सकते हो क्या। यहाँ से अपन x प्लस वाई प्लस जेड निकाल लेंगे और वहाँ से हमें ये कितना दिया है इसने, 15 दिया, तो उसके बराबर पुट करके अपन a और b में रिलेशन निकाल पाएंगे। ठीक है, x प्लस जेड ये तीनों ऐड कर देंगे तो देखो a प्लस बी और a प्लस बी बाई 2, तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 3/2 a प्लस बी। बना सकते हैं इसको, मैंने दोनों इक्वेशंस को ऐड किया है। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जेड बनाना, जो कि हमें कितना गिवन है, 15 के बराबर है, तो a प्लस बी अल्टीमेटली कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 के बराबर। कितना आ गया, a प्लस बी की वैल्यू आपके पास 10 आ गई। अब फिर से देखो अपन हार्मोनिक प्रोग्रेशन में इसको देखते हैं। यदि ये a x y z और b यदि हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हैं, तो इनका यदि अपन रेसिप्रोकल निकालें, तो रेसिप्रोकल क्या समांतर श्रेणी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में बन जाएगा क्या। ये अपन जानते हैं कि जो समांतर श्रेणी और हार्मोनिक श्रेणी होती है, ये आपस में क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है। तो इनका जो रेसिप्रोकल आएगा वो तो समांतर श्रेणी में होगा ना। तो ठीक है, यदि ये समांतर श्रेणी में होगा तो यहाँ से अपन फिर से यही प्रॉपर्टी लगाएंगे जो ऊपर वाले में लगाएंगे ना, यही प्रॉपर्टी अपन यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो देखो पहला और लास्ट पद क्या बनेगा, हमने तो रेसिप्रोकल ले लिया, तो देखो 1/a प्लस 1/b, और सेकंड और सेकंड लास्ट पद क्या है, 1/x और 1/z, तो ये आना चाहिए 1/x प्लस 1/z के बराबर। एक इक्वेशन मैंने ये बना ली। फिर हम बनाएंगे इसका समांतर माध्य निकालेंगे, जो कि कितना आएगा 1/y। ठीक है, कितना आएगा 1/y इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, जो दोनों फर्स्ट और लास्ट पद है इन दोनों के सम का हाफ आना चाहिए। ठीक है, तो 1/a प्लस 1/2, सॉरी 1/a प्लस 1/b, क्योंकि इसका तो हमने रेसिप्रोकल कर लिया ना, और इसका भी हमें क्या लेना है, बाई 2 लेना है, तो ये मैंने लगा दिया बाई 2 यहाँ पर। ठीक है, अब देखो आपके पास 1/y है, 1/x प्लस 1/z है, तो क्या 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z यहाँ से निकाल सकते हैं क्या अपन, जो कि 5/3 के इक्वल्स 2 में, और यहाँ से कितना आएगा वो भी निकाल लेंगे। तो दोनों इक्वेशंस को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर दोनों इक्वेशंस को मैंने ऐड यदि करेंगे अपन, तो देखो 1/2 a प्लस बी 1/a प्लस 1/b, और यहाँ पर सिर्फ 1/a प्लस 1/b है, तो ये क्या बनेगा, देखो इन दोनों को यदि अपन ऐड करें तो देखो क्या बनेगा, ये बन जाएगा क्या 3/2, यहां से देखो 1 प्लस 1/2 क्या बनेगा, 3/2 ही बनेगा, और ये 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया आपके पास देखो 5/3 के इक्वल में। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास 5/3 गिवन है, तो यहाँ से देखो मैं निकाल लूँगा 1/a प्लस 1/b कितना आ जाएगा, देखो 10/9 आ गया। अब देखो एलसीएम लेंगे तो ab/a प्लस b, ab यहाँ से निकाल लेंगे, और a प्लस b देखो हमारे पास कितना है 10। ठीक है, तो देखो नीचे तो एलसीएम ले लिया ab, ऊपर कितना है a प्लस b की वैल्यू मैंने पुट कर दी 10/ab इज इक्वल टू कितना आ गया, देखो 10/9, तो यहाँ से ab कितना आ जाएगा, ab आ जाएगा 9। मतलब
a प्लस बी तो आपके पास 10 आ रहा है, a इंटू बी आपके पास 9 आ रहा है, तो भाई ऑप्शन देख लेंगे। यदि ये क्वेश्चन आप यहाँ तक भी करते, a प्लस बी की वैल्यू 10 निकाल ली होती आपने, तो देखो एक ऑप्शन तो यहाँ से सीधा ही एलिमिनेट हो जाता, क्योंकि यहाँ से a प्लस बी देखो 10 के इक्वल टू में नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन यहाँ से पहले ही कैंसिल हो जाता। लेकिन ये दोनों ऑप्शन हमारे पास देखो 10 आंसर दे रहे हैं, दोनों का जो सम निकालेंगे तो ये 10 दे रहे हैं, तो हमें फिर से इसको आगे करना पड़ेगा। तो 2 नंबर का मल्टीप्लाई 9 और उनका सम 10 कब आएगा, जब ये 2 नंबर क्या होंगे, 9 और 1 होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो यदि f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू किसके बराबर है, एफ एक्स इंटू एफ वाई के बराबर है, तो देखो आपको ये दिया है, इसने f ऑफ 1 की वैल्यू दी है इसने 2 के बराबर, तो आपको a के किस मान के लिए, मतलब ये कोई है समीशन में कुछ भी वैल्यू लगा के दी है, ये हमें निकाल के बताना है। जहाँ पर देखो इसने n का भी यूज किया है, किसका यूज किया है, इसने n का भी यूज किया है, तो देखो n को हम क्या मान लेंगे, n को अपन मान लेंगे, देखो समीशन लिया है इसने, तो समीशन के लिए अपन कम से कम 2 पद तो रखेंगे ही, ताकि उन दोनों का सम आ सके अपने पास। ठीक है, तो देखो ये समेशन के से के की वैल्यू 1 से लेकर इसने n तक लिया है, तो अपन क्या करेंगे, n को 1 भी पुट कर सकते हैं, लेकिन इसने यदि समेशन दिया है ना, तो अपन 2 पद तो कम से कम रखेंगे ताकि उनका सम अपने पास से आ सके। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, n की वैल्यू मैंने 2 पुट कर दी पहले ही। ठीक है, n की वैल्यू यदि अपन 2 पुट करें तो यहाँ से समेशन निकाल के देखो क्या बनेगा, एफ ऑफ a एज इट इज प्लस k की वैल्यू पहले अपन 1 पुट करेंगे, 1 के आगे 2 पुट करेंगे, हमें सिर्फ 2 तक ही पुट करनी है, क्योंकि n को मैंने 2 अज्यूम कर लिया है। ठीक है, f ऑफ a प्लस 1 प्लस f ऑफ a प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आएगा, देखो 16 2 की पावर 2 4 माइनस 1 3, तो 16 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा आपके पास, 48 यहाँ से निकलते आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो ये हमें सोल्व करते आना चाहिए। देखो f ऑफ x प्लस वाई, यदि एफ एक्स एफ वाई के बराबर है, तो यहाँ से f ऑफ a इंटू एफ वन यहाँ से आ जाएगा, तो देखो f ऑफ a मल्टीप्लाई f1, f ऑफ 1 कितना है, 2 है, तो ये मैंने कर दिया यहाँ पर 2 की वैल्यू पुट। अब यहाँ से देखो कितना आना चाहिए, f ऑफ a मल्टीप्लाई f ऑफ 2। अब f ऑफ 2 हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा, देखो कैसे निकालेंगे f ऑफ 2, यहाँ से देखो मैंने f ऑफ 2 को मैंने ये भी लिख सकते हैं f ऑफ 1 प्लस 1, और ये x प्लस वाई से निकाल लेंगे, तो ये क्या आएगा, f ऑफ 1 मल्टीप्लाई f ऑफ 1, f ऑफ 1 है हमारे पास 2 और ये मल्टीप्लाई 2, तो ये कितना आ जाएगा, f4 आ जाएगा। f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, तो ये मैंने रख दी यहाँ पर 4, और ये 48 के बराबर आ रहा है, तो f ऑफ a कितना आ जाएगा, 48/6, तो यहाँ से देखो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, लेकिन आपको तो a की वैल्यू निकालनी है, f a है आपके पास 8, तो आपको a की वैल्यू निकाल के बतानी है। तो देखो हमने क्या किया, यहाँ से f ऑफ 1 यदि 2 आया, f ऑफ 2 क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो f ऑफ अपन 3 निकाल सकते हैं क्या, f ऑफ 3 अपन कैसे निकालेंगे, देखो f ऑफ 3 को अपन लिख सकते हैं, सॉरी f ऑफ 3 लिखा ना, तो f ऑफ 3 को अपन लिख सकते हैं f ऑफ 2 प्लस 1। ठीक है, तो ये बनेगा f ऑफ 2 इंटू f1, यही तो बना। f ऑफ 2 है आपके पास कितना, 4, f ऑफ 1 आपके पास कितना, 2, तो यहाँ से देखो ये कितना आ गया, f ऑफ 3 की वैल्यू 8 आ रही है, और यहाँ पर f ऑफ a की वैल्यू 8 आ रही है, इसका मतलब यही हुआ ना कि a की वैल्यू कितनी है, 3 है। ठीक है, तो a की वैल्यू 3, इसका क्या आ जाएगा, इसमें राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप इसका आगे भी मतलब जनरल फॉर्मूला भी निकाल सकते हो। यदि f ऑफ a है तो देखो ये f ऑफ e, यदि आप इसका जनरल फार्मूला निकालो तो ये कितना आएगा, देखो इसका जनरल फार्मूला आएगा 2 की पावर बनती जाएगी, ये आगे अगर अपन जो भी वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू जो भी अपन रखते चले जाएंगे वो क्या हो जाएगी, 2 की पावर में ऐड होती चली जाएगी, तो f ऑफ a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 की पावर a, ये जनरलाइज फॉर्म इसकी आ जाएगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। यदि x1 x2 x3 और ये ऐसे करके श्रेणी जा रही है आपकी समांतर श्रेणी xn पदों तक, तो आपको ये वैल्यू निकाल के बतानी है। ठीक है, सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छे तो क्या कहें, मतलब ये 10 से 12 सेकंड का ये क्वेश्चन है, आप आराम से इसको सोल्व कर सकते हो। कैसे करोगे, हमें n तक मानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप हमारे सेशन रेगुलर अटेंड कर रहे हो तो आपको ये चीज़ें तो आप तक समझ में आ गई होगी कि जब भी आपके पास n टर्म्स के अंदर कोई भी समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी या फिर कोई जनरलाइज फॉर्मूला भी यदि n टर्म्स में आपके पास आता हो तो आप क्या कर लेते हो, n को अपने हिसाब से छोटी से छोटी वैल्यू आप अज्यूम करके क्वेश्चन को अच्छे से बना सकते हो। ठीक है, तो इसकी ऑप्शन देखो अपन, ऑप्शन 3 का अगले पेज में है। ठीक है, अब देखो n की वैल्यू अपन क्या माने ताकि इसका सम अपन आसानी से निकाल सकें। सम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम ये सोचेंगे कि कम से कम इसके 2 पद तो हमारे पास आने चाहिए ताकि अपन सम अच्छे से निकाल सकें। ठीक है, तो 2 पदों में देखो x1 x2 और x3, मतलब x3 तक वैल्यू आ रही है, तो n की वैल्यू अपन क्या मान लेंगे यहाँ से,
n की वैल्यू अपन देखो 3 मान लेंगे, ठीक है। n की वैल्यू यदि अपन 3 माने और समांतर श्रेणी भी अपन ये मान लेंगे पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, तो समांतर श्रेणी मैंने मान ली 1 2 और 3, तो 3 पद आ गए अपने पास 1 2 और 3, तो x1 1 आ गया, x2 2 आ गया, x3 3 आ गया, ठीक है। n की वैल्यू 3 आ गई। अब ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, तो देखो 1/1 प्लस √2 प्लस 1/√2 प्लस √3, ठीक है। ये कैलकुलेशन हमें सोल्व करनी है। अब देखो ये कैलकुलेशन हमें सोल्व करते नहीं आ रही, ठीक है। ये हमसे नहीं बन रहा कैलकुलेशन, हमारी ये मतलब हार्ड हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा काफ़ी। हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो देखो ये कॉम्प्लिकेशन कहाँ से स्टार्ट आया, इस एलिमेंट से स्टार्ट आया ना। तो हम क्या सोचेंगे कि यदि ये एलिमेंट ना हो हमारे पास तो कैलकुलेशन कितनी अच्छी हो जाती। तो ये एलिमेंट हमारे पास आया कब, जब हमने n की वैल्यू 3 एज्यूम करी। तो n की वैल्यू अपन 2 भी एज्यूम कर सकते हैं। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ से मैंने करेक्शन कर दिया इसमें कि n की वैल्यू मैंने ले ली 2, ठीक है। n की वैल्यू यदि अपन 2 लेंगे तो सिर्फ हमारे पास एक ही पद आएगा, और एक पद का योग किसके बराबर होगा, उसी पद के बराबर होगा ना, ये अपन पढ़ चुके हैं। तो देखो n की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये बनेगा आपके पास √1 प्लस 1/√2, ठीक है। ये बनेगा 1/1 प्लस √2। तो जो ऑप्शन हमें n की वैल्यू 2 और ये 1 और 2 सीरीज रखने पर हमें राइट आंसर 1/1 प्लस √2 निकाल के देगा, वही क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो ऑप्शन पे चलते हैं अपन। n की वैल्यू अपन कितनी रख रहे हैं, देखो n की वैल्यू अपन रख रहे हैं 2, x1 रख रहे हैं अपन 1, x2 रख रहे हैं अपन कितना 2 रख रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से करके देख लेते हैं अपन आंसर हमें कितना चाहिए 1/1 प्लस √2, ये हमें आंसर चाहिए। देखो पिछले वाले पेज से मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर लिख दी आपको। तो देखो पहला ऑप्शन यदि चेक करें अपन, तो पहला ऑप्शन देखो हमें क्या देगा 2/1 माइनस √2, क्या होगा क्या ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन क्या देगा हमें 1 क्या दे रहा है, देखो 1/1 प्लस √2, तो ये देखो 1/1 प्लस √2 यही चाहिए हमें। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। थर्ड और चेक करके देख लेते हैं कि क्या थर्ड ऑप्शन तो यही आंसर नहीं दे रहा क्या। तो देखो 1/n की वैल्यू क्या रखेंगे 2 ना, तो 2/1 प्लस √2 देगा, ये नहीं होगा। यहाँ से देखो 1/1 माइनस √2, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर सिर्फ हमें यहीं से मिल रहा है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अपन यदि a1 a2 a3 और ये ऐसे करके ये an पद तक जा रहे हैं और ये सारे के सारे पद किस में हैं, यदि हरात्मक श्रेणी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, तो आपको a1 a2 a2 a3 और an-1 an तक की वैल्यू निकाल के बतानी है। सिंपल सा क्वेश्चन है। n की वैल्यू अपन कुछ भी अज्यूम कर लेंगे अपने हिसाब से। n की वैल्यू मैंने जैसा कि 3 अज्यूम कर ली, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कम से कम 2 पद हमें सब में लेने हैं यहाँ से। तो n की वैल्यू मैंने क्या कर ली, n की वैल्यू मैंने 3 अज्यूम कर ली, n की वैल्यू 3 भी अज्यूम कर लेंगे अपन। यहाँ से एक हरात्मक श्रेणी है जो है हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, ये भी अज्यूम कर लेंगे। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन अपन सिंपल सा अज्यूम कर लेंगे। देखो 1/2 और ये 1/3, ये मैंने क्या अज्यूम कर लिया, हार्मोनिक प्रोग्रेशन अज्यूम कर लिया। तो यहाँ से a1 1 आ जाएगा, a2 की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, a3 की वैल्यू 1/3 आ जाएगी, n की वैल्यू 3 आ गई अपने पास। सारी वैल्यू हमने अज्यूम कर ली, जैसा कि क्वेश्चन ने दिया था उसी हिसाब से हमने सारी वैल्यू अज्यूम कर ली। कुछ भी इसकी प्रॉपर्टी को हमने अनफॉलो नहीं किया है, ठीक है। इसका मतलब हमने अभी तक सही किया है। अब जो वैल्यू निकालनी है ना, ये वैल्यू अपन सोल्व करते निकाल लेंगे आराम से। देखो हमें निकालना है a1 इंटू a2, तो a1 इंटू a2 यहाँ से देखो क्या बनेगा 1/2 बनाना, प्लस का साइन, a2 इंटू a3, तो ये देखो 1/6, तो 1/2 और 1/6 को ऐड करेंगे तो देखो कितना बनेगा आपके पास 2/3। 2/3 हमें कौन सा आंसर निकाल के दे रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट चेक करेंगे तो देखो ये देगा हमें 3 इंटू क्या बनेगा a3 है ना, तो 3 इंटू 1/3, ये हमें क्या दिया इसने 1 दिया, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। n-1 2 इंटू a1 1 है, a3 कितना है 1/3 है, मतलब इसने 2/3 दिया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 ही क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी चेक करके देख लो चाहिए। इसने क्या दिया हमें n+1, मतलब 4 मल्टीप्लाई a1 1 है, a3 कितना है 1/3 है, मतलब इसने दिया हमें कितना 4/3। तो ये ऑप्शन भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब देखो ये जो आप सोच रहे हो ना कि इसी ऑप्शन में हमें 2/3 क्यों मिला, और ऑप्शन में यदि हमें 2/3 मिल जाता तो क्या अपन दोनों ऑप्शन को टिक लगा देते, या फिर क्या दोनों ऑप्शन ही राइट होते। तो ये देखने के लिए देखो यदि आपके पास 2 ऑप्शन में आपको सेम वैल्यू आती दिख रही है, 99% में आपको ये नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी अगर 1% चांस में आपको 2 ऑप्शन में कहीं कॉन्ट्राडिक्ट आ जाता है, तो आप क्या करो, आप जो वैल्यूज़ अज्यूम कर रहे हो ना, उन वैल्यूज़ को आप थोड़ा बहुत चेंज करके कर लो, ठीक है। यदि आप यहाँ से देखो n की वैल्यू 3 कर रहे हो तो n की वैल्यू 2 पुट करके देख लो। 2 करोगे तो ये ऑप्शन, ये जो क्वेश्चन है ये और छोटा बन जाएगा, क्योंकि 2 करने पर हमें सिर्फ यही स्टेप लेना पड़ेगा, ठीक है।
तो ये आप वैल्यू चेंज करके कर सकते हो आराम से, यदि दो ऑप्शन में आपको सेम वैल्यू निकलते आ रही हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यदि अल्फा बीटा गामा डेल्टा आपके पास किस में है, गुणोत्तर श्रेणी में आपके पास गिवन है, और अल्फा बीटा इक्वेशन जो आपके पास गिवन है इसके रूट है, इसी तरीके से इस इक्वेशन के रूट दे दिए इसने गामा डेल्टा, तो आपको पी और क्यू की इंटीजर वैल्यू निकाल के बतानी है। यहाँ से ये देख लेना अच्छे से, आपको पी और क्यू की वही वैल्यू निकाल के बतानी है जो कि इंटीजर फॉर्म में आए। ठीक है, तो देखो अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये किस में आ रहे हैं, ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में आ रहे हैं, तो क्या अपन इनको यही चारों अलग अलग मानेंगे क्या, जरूरी नहीं है। अपन अल्फा को अल्फा मान सकते हैं, लेकिन अल्फा की बाद में जो बीटा आ रहा है उसको अपन क्या मान सकते हैं, अल्फा आर मान सकते हैं। ये गुणोत्तर श्रेणी में है और इनका अपन कॉमन रेशियो मान सकते हैं स्मॉल आर। ठीक है, तो देखो अल्फा तो मैंने अल्फा मान लिया। ठीक है, अल्फा के बाद में जो बीटा आ रहा है उसको मैंने क्या मान लिया, अल्फा आर, जहां पर आर क्या है, इस गुणोत्तर श्रेणी का कॉमन डिफरेंस है। इसी तरीके से गामा को मान सकता हूं मैं अल्फा आर स्क्वायर, और डेल्टा को मैं मान सकता हूं अल्फा आर की पावर 3, ये मान सकते हैं। जरूरी थोड़ी है अपन इसी हिसाब से माने, अपन ये भी अज्यूम कर सकते हैं ताकि चारों में आपके पास अल्फा वैल्यू सेम आ जाए, ताकि कैंसिल होने में ही आसानी से हो जाए। ठीक है, अब देखो अपन इक्वेशन लगाते हैं। इस इक्वेशन के यदि रूट अल्फा और बीटा हैं तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये पढ़ा था कि दोनों रूट का यदि अपन सम निकालें, दोनों रूट का यदि हम सम निकालें, देखो अल्फा और अल्फा आर का मैंने सम निकाल लिया, तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और यदि दोनों का अपन प्रोडक्ट या फिर मल्टीप्लाई निकाल लें तो ये देखो अल्फा स्क्वायर इंटू आर किसके बराबर आना चाहिए, ये आपके पास पी के बराबर ये आना चाहिए। तो देखो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैंने 2 प्रॉपर्टी निकाल ली है। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी अपन 2 प्रॉपर्टी निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, तो दोनों रूट का पहले सम करेंगे। तो देखो अल्फा स्क्वायर अल्फा आर स्क्वायर प्लस अल्फा आर की पावर 3 यदि करें तो यहाँ से देखो ये क्या मिलेगा हमें, प्लस का 4, और यदि अपन दोनों का मल्टीप्लाई निकालें तो देखो अल्फा स्क्वायर आर की पावर 5 किसके बराबर मिलेगा, आपको क्यू के बराबर ये वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ से देखो इन चारों इक्वेशंस को सोल्व करके आपको क्या निकालना है, पी और क्यू की वो वैल्यू निकालनी है जो इंटीजर फॉर्म में आए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इनको सोल्व करते देखेंगे कि इनको सोल्व हमें कैसा करना है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को लेके चल रहा हूँ मैं अल्फा प्लस अल्फा आर की जगह, तो देखो अल्फा को मैं कॉमन ले सकता हूँ, 1 प्लस आर ब्रैकेट में बचेगा, ये आएगा 1 के बराबर। तो यहाँ से आपके पास 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 1 अपॉन अल्फा आ जाएगी ना। और यहाँ से भी देखो 1 प्लस अल्फा बना लेंगे अपन, कैसे बनेगा, यहाँ से देखो अपन कॉमन ले सकते हैं कितना, अल्फा आर स्क्वायर, क्या ले सकते हैं कॉमन, अल्फा आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। ब्रैकेट में आपके पास 1 प्लस अल्फा ही बचेगा, 1 प्लस अल्फा को अपन यहाँ से 1 प्लस आर को अपन यहाँ पर देखो ब्रैकेट में 1 प्लस आर बचाना, उस 1 प्लस आर को अपन क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ से 1 अपॉन अल्फा के बराबर पुट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने रख दिया 1 अपॉन अल्फा और ये 4 के बराबर। अब देखो अल्फा से अल्फा कैंसिल, आर स्क्वायर की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, आर की वैल्यू आएगी आपके पास प्लस का 2 और माइनस का 2, 2 वैल्यू आ रही है आपके पास आर की। इन दोनों वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग में अपन क्या निकाल लेंगे, अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे, जो भी किसी भी इक्वेशन से अपन निकाल सकते हैं। ये इक्वेशन थोड़ा इजी रहेगा, देखो यहाँ से निकाल लेंगे अपन। इस इक्वेशन में देखो पुट करके देखो, अल्फा तो है आपके पास, अल्फा का एज इट इज, यदि अपन +2 रखें, आर को +2 रखें तो देखो ये क्या बना, 3 बन गया ना। तो अल्फा कितना आ जाएगा, 1/3, सीधा ही कर लेते हैं। देखो अल्फा कितना आ जाएगा, 1/3। ठीक है, कब आया अल्फा 1/3, जब हमने आर की वैल्यू क्या रखी, प्लस की 2। इन दोनों को देखो मैंने एक साथ ही पुट कर दिया। ठीक है, अब देखो आर की वैल्यू यदि अपन माइनस का 2 पुट करें तो अल्फा यहाँ से क्या बनेगा, देखो माइनस का 2 पुट किया तो ये -1 बन गया ना। तो अल्फा कितना आ जाएगा, अल्फा आपके पास आ जाएगा क्या, -1। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, -1। कब आई है, जब मैंने आर को क्या कर दिया, -2 पुट किया। अब ये देखो 2 कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ गई आपके पास अल्फा और आर की। अल्फा और आर की इन दोनों कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू के समांतर या फिर संगत अपन क्यू की और पी की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन से आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो पी क्या बनेगा, अब पी यहाँ से यदि अपन निकालें तो पी तो बन जाएगा अल्फा स्क्वायर आर। अल्फा देखो अपन यहाँ से कोई भी ले सकते हैं एक बार के लिए, यदि अपन अल्फा ये लें तो देखो 1/9 इंटू 2, तो ये क्या बना 2/9। क्या 2/9 इंटीजर वैल्यू हो गया, नहीं है, हमें क्या लेनी है, सिर्फ इंटीजर ही वैल्यू लेनी है। इसका मतलब अपन ये जो है ये कॉम्बिनेशन यूज में नहीं ले सकते। ठीक है, फिर से देखते हैं, अल्फा की वैल्यू अपन -1 करें और आर की वैल्यू यदि अपन -2 पुट करें तो देखो अल्फा स्क्वायर 1
आर कितना बनेगा -2, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक ही वैल्यू आएगी आपके पास पी की -2। दूसरी जो वैल्यू आ रही है चूंकि वो इंटीजर नहीं है तो उसको अपन पी की वैल्यूज में शामिल नहीं करेंगे, हमें सिर्फ पी की इंटीजर वैल्यू ही निकाल के देनी है, ठीक है। फिर यहाँ से यदि अपन क्यू निकालें तो देखो क्यू क्या निकलते आएगा। अब देखो यहाँ से फिर से करेंगे अल्फा को, यदि अपन 1/3 मानेंगे तो ये इंटीजर हमें नहीं देगा, तो अपन ये वैल्यू ही इस्तेमाल में करेंगे। तो देखो अल्फा स्क्वायर ये 1 बन जाएगा, आर की पावर 5, आर -2 है तो -2 की पावर 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा -32। तो ये देखो दो इंटीजर वैल्यू आ गई आपके पास पी और क्यू की, -2 और -32। कौन से ऑप्शन में आ रहा है ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपके पास आ रहा है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A1 A2 A3 AN ऐसी धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं कि इनका गुणनफल एक नियत संख्या C के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो आपको जो ये वैल्यू दी है ना, इसका आपको मिनिमम वैल्यू निकाल के बतानी है, ठीक है। मिनिमम वैल्यू अपन किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, यदि आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की आपने बेसिक्स पढ़े हैं तो वहाँ से आप मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू किस प्रॉपर्टी का यूज़ करके निकालोगे। देखो ये अच्छे से देख लेना आप, जब भी आपसे जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, मतलब तीनों ही प्रोग्रेशन में यदि आपसे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाए तो आप कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करोगे, आप AM ग्रेटर देन GM ग्रेटर देन HM, इस प्रॉपर्टी का आपको यूज़ करना है हमेशा जब भी आपसे मिनिमम और मैक्सिमम कोई भी वैल्यू पूछे, ठीक है। तो देखो ये वैल्यू है, इसका जो मल्टीप्लाई है इन सब का, ये किसके बराबर आ रहा है, ये आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू C है, इसके बराबर आ रहा है, ठीक है। रुकना एक बार, अब देखो इसने हमें दिया है कि AN तक जो वैल्यूज़ हैं इनका जो मल्टीप्लाई है ये कांस्टेंट वैल्यू C के बराबर आ रहा है, तो अपन क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, यहाँ से जो इसका जो AM है ये ग्रेटर देन होगा GM से, ये प्रॉपर्टी अपन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो इन जो सभी नंबर्स हैं, इन सभी नंबर्स का यदि अपन AM निकाल लें तो ये यही तो आएगा ना, A1 + A2 + A3, और ये AN तक यदि अपन ऐड करें और इनको अपन डिवाइड कर दें किससे, इनको यदि अपन n से डिवाइड कर दें, क्योंकि ये AN नंबर ही है, इनको n से डिवाइड कर दिया तो ये देखो ग्रेटर देन आएगा, देखो AM बन गया ये, और AM जो है ये ग्रेटर देन रहेगा किससे, इन सभी नंबर्स के GM से, ठीक है। तो इन सभी नंबर्स का GM क्या बनेगा, ये बन जाएगा A1 × A2 × A3 और ये AN, और इसकी होल पावर कितनी बन जाएगी, ये 1/n बन जाएगी, ठीक है। इनका इसने मल्टीप्लाई दिया है तो देखो अपन ये यूज़ में लेंगे, यहाँ से ये देखना A1 A2 A3 और ये 2AN, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे अपन, 2 लगा देंगे, ठीक है। ये वैल्यू मैं यूज़ में ले रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भी मैंने क्या लगा दिया, 2 लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, क्योंकि हमने ये जो नंबर्स हैं ये काम में लिए हैं, ठीक है। तो ये जो इनका समांतर माध्य है ये बड़ा होगा किससे, इनके गुणोत्तर माध्य से, ठीक है। तो हमने ये अप्लाई कर दिया, जो A1 + A2 + A3 + 2AN है, ये ग्रेटर देन होगा n को। अब यदि अपन इधर भेज दें तो देखो n ये यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो इन सभी नंबर्स का जो मल्टीप्लाई है, इन सभी नंबर्स का जो मल्टीप्लाई है ये देखो क्या बन रहा है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू C के बराबर आ रहा है, कांस्टेंट वैल्यू C के बराबर आ रहा है। तो देखो इसको मैंने पुट कर दिया यहाँ पर C, और इसकी होल पावर n के बराबर इसमें हमने पुट कर दिया, ठीक है। अब देखो इसमें हमने दिया है कि जो A1 A2 A3 और AN तक है इन सभी का मल्टीप्लाई 2 के बराबर, C के बराबर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एक जो 2 एक्स्ट्रा है ना, ये तो एज इट इज रहेगा, तो ब्रैकेट में आपके पास 2C बनेगा, क्या बनेगा, 2C की होल पावर 1/n। ये समझ में आया क्या, देखो जो श्रेणी ली है हमने इसमें मल्टीप्लाई में 2 आ रहा है, ठीक है, लेकिन जो मल्टीप्लाई दे रहे हैं अपन इसमें 2 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब A1 A2 A3 और ये AN तक का जो मल्टीप्लाई होगा ये तो C के बराबर आ जाएगा, लेकिन जो ये 2 बचा है ये एज इट इज रहेगा श्रेणी के ब्रैकेट में अंदर, ठीक है। तो देखो यही हमें निकालना था, हमारे पास आ गया आंसर। देखो इन सभी का जो प्लस है ये ग्रेटर देन आएगा हमेशा किसके, n × 2C की होल पावर 1/n। तो देखो n × 2C की होल पावर 1/n कौन से में आ रहा है, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यदि अल्फा की वैल्यू आ रही है किस किस के बीच में, अल्फा यदि बिलोंग कर रहा है 0 से π/2 एंगल के बीच में, तो आपको इसका न्यूनतम मान निकाल के बताना है, ठीक है। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था जब भी आपको मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू पूछे तो आपको प्रॉपर्टी काम में लेनी है AM > GM > HM, ठीक है। अब वो आप अपने हिसाब
से सुटेबल तरीके से AM GM को भी ले सकते हो, AM HM को भी ले सकते हो, या फिर GM और HM को भी आप ले सकते हो, ठीक है। जो डिजिट दी है ना उनके हिसाब से आप इन दोनों को ले सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ से अपन क्या लेंगे, यहाँ से अपन ये प्रॉपर्टी लगाएंगे कि जो AM है ये GM से ग्रेटर देन होगा, जो हमने पिछले वाले क्वेश्चंस में अप्लाई करी थी, ठीक है। तो इन दोनों नंबर्स का यदि अपन क्या निकाल लें, अर्थमेटिकल मीन निकाल लें, तो इन दोनों नंबर्स का अर्थमेटिकल मीन कितना आएगा, दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे। तो देखो दोनों नंबर्स को मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। तो देखो ऐड करने पूरा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसी का हमें मान निकाल के बताना है। तो देखो इस पूरे को मैंने क्या लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में, देखो मैंने एक बार एक्स ले लिया क्योंकि इसमें अर्थमेटिकल निकालने के लिए इन दोनों का हमें ऐड जो सम है ये तो करना पड़ेगा। तो सम में क्या कर देंगे अपन 2 से डिवाइड, तो ये ग्रेटर देन आएगा किससे, इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि जीएम निकालने के लिए दोनों का मल्टीप्लाई करके इसकी होल पावर कितनी 1/2 लेनी पड़ेगी। तो इन दोनों नंबर्स का यदि अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, सिर्फ 10 स्क्वायर अल्फा बचाना और इसकी होल पावर 1/2। अब देखो पावर 1/2 और ये स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो x/2 है ये ग्रेटर देन आ जाएगा किससे, 10 अल्फा से। तो x ग्रेटर देन कितना, 2 10 अल्फा। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मात्र 10 या 15 सेकंड का क्वेश्चन है। तो x ग्रेटर देन 2 10 अल्फा कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड में आ रहा है। देखो x को मैंने यहाँ पर इन दोनों का सम ही ये ले लिया है क्योंकि इन दोनों के सम का ही हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी थी। अब चूंकि अर्थमेटिकल मीन निकालने के लिए हमें यहाँ पर इनका सम तो करना ही पड़ेगा, तो इस पूरे सम को मैंने x के बराबर एक बार के लिए अज्यूम कर लिया है, ठीक है, ताकि हमें ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में काम में ले सकें, ठीक है। यदि एक अनंत श्रेणी, अपन क्वेश्चन नंबर 30 करने जा रहे हैं। देखो यदि एक अनंत गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है, यदि आपके पास एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन आ रही है जिसका आपके पास फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है x, तथा इसका योग जो है ये कितना आ रहा है 5 आ रहा है, मतलब एक आपके पास गुणोत्तर श्रेणी या फिर अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में, ठीक है, उसमें कितने पद हैं, इसमें इनफाइनाइट टर्म्स हैं, ठीक है। उस इनफाइनाइट पद में हमने दिया है, इसने हमें दिया है कि जो फर्स्ट टर्म है ये तो कितना आ रहा है, x आ रहा है, और उन सभी जो पदों का योग आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5 के बराबर आ रहा है। मतलब इनफाइनाइट टर्म्स का जो सम है ये कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो अपन सीरीज बना लेंगे, यदि फर्स्ट टर्म आपके पास x गिवन है तो सीरीज बना लेंगे अपन x r स्क्वायर x r की पावर 3, और ये इनफाइनाइट टर्म्स तक आएगा। मतलब ये जो लास्ट वाला स्टेप है ना ये अपन नहीं ले सकते क्योंकि ये इनफाइनाइट तक ये वैल्यूज जाएंगी, ठीक है। आर यहाँ पर हमने क्या ले लिया, कॉमन रेशियो ले लिया, ठीक है। अब ये देखो इसके इनफाइनाइट टर्म्स का सम अपने फॉर्मूले से कितना बनता है, ये बनता है a/1 - r, जहाँ a क्या है पहला पद और यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, x है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, x/1 - r है, ये किसके बराबर आ रहा है, ये 5 के बराबर आ रहा है। x/1 - r की वैल्यू कितनी आ रही है, 5। यहाँ से यदि अपन सोल्व करें तो देखो x बराबर क्या बनेगा, x बराबर आपके पास यही तो बनाना 5 - 5r, और यहाँ से r निकाल सकते हैं अपन, r की वैल्यू कितनी निकलते आएगी, 5 - x/5 ना, तो 5 - x/5, r आपके पास ये आ रहा है, ठीक है। अब देखो आपको समझने लायक कि मैं एक चीज़ बताता हूँ, जैसे ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में ये एक बेसिक्स भी है इसका। यदि r यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, क्या r यहाँ पर 1 से बड़ा नहीं आ रहा है क्या, सॉरी 1 से छोटा नहीं आ रहा है कि ये देखो 5 - x, 5 में से कोई ना कोई नंबर माइनस हो रहा है और नीचे 5 है। अब चाहिए x जो है ये बहुत ही छोटा नंबर हो, लेकिन ये 5 में से माइनस होगी क्या बनाएगा, 5 से छोटा नंबर ही बनाएगा, और नीचे 5 है, मतलब ऊपर तो छोटा नंबर है नीचे बड़ा नंबर है। तो क्या ये वैल्यू 1 से लेस देन होगी क्या, 1 से लेस देन नहीं होगी, सॉरी मैंने शायद पहले 1 से बड़ा बोल दिया होगा, तो लेकिन ये वैल्यू क्या होगी, 1 से हमेशा लेस देन ही होगी, ठीक है। इसका मतलब r क्या आ रहा है आपके पास, 1 से लेस देन ही आ रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, इसने दिया है हमें इनफाइनाइट टर्म्स का जो योग है ये 5 के बराबर दिया है। यदि r आपका 1 से छोटा है तो इनफाइनाइट टर्म्स का जो सम आ रहा है ये 5, मतलब 5 आ रहा है, और 5 क्या है यहाँ पर, फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, तो 5 आपके पास यदि फाइनाइट नंबर है तो अपन क्या मानेंगे, जो r का मॉड्यूलस है ना, r का मॉड्यूलस ये क्या मान लेंगे अपन, r का मॉड्यूलस मानेंगे अपन लेस देन 1। अब यहाँ से r भी लेस देन 1 है तो r का मॉड्यूलस भी लेस देन 1 होगा। इसका मतलब जो r की जो न्यूमेरिकली वैल्यू है ये क्या रहेगी, हमेशा 1 से छोटी ही रहेगी। ना तो ये r -1 से छोटा हो सकता, ना ही ये r +1 से बड़ा हो सकता। r यदि मॉड्यूलस में लेस देन 1 है तो इसका मतलब यही हुआ ना कि r की न्यूमेरिकली वैल्यू 1 से छोटी होगी। अब ना तो ये -1 से छोटा हो सकता r, ना ही +1 से बड़ा हो सकता, मतलब r की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के ही बीच में बिलोंग करेगी। तभी आपके पास गुणोत्तर श्रेणी के इनफाइनाइट टर्म्स का योग कितना आएगा, फाइनाइट आएगा, ठीक है। ये देख लेना अच्छे से, मैं ये बोल रहा हूँ कि r की वैल्यू जो कॉमन रेशियो ले रहे हैं अपन गुणोत्तर श्रेणी का, उसका मान
-1 और 1 के बीच में ही बिलोंग करेगा, क्योंकि हमें जो गुणोत्तर श्रेणी ले रहे हैं अपन, इस गुणोत्तर श्रेणी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम हमें क्या लेना है, फाइनाइट लेना है। तो r की वैल्यू -1 और 1 के ही बीच में बिलोंग करेगी। ठीक है, अब देखो r हमारे पास आ रहा है कितना, देखो अब हमें इसी इक्वेशन को, इनइक्वालिटी को सोल्व करना है अच्छे से। देखो r आपके पास आ रहा है कितना, -1, ये आ रहा है आपके पास 5 - x/5 और ये <1। 5 से पूरी इक्वेशन से मैं मल्टीप्लाई किया तो -5 x और ये 5। यहाँ से देखो अपन x की वैल्यू निकाल लेंगे तो देखो क्या आएगा, यहाँ से x की वैल्यू मैंने क्या किया, पूरी इक्वेशन से मैंने 5 को माइनस कर दिया तो देखो -10 -x और ये 0। ठीक है, पूरी इक्वेशंस में क्या कर देंगे अपन, -1 से मल्टीप्लाई तो देखो ये बनेगा 10, तो -1 से मल्टीप्लाई किया तो साइन भी चेंज हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा 0। ठीक है, तो जो x की वैल्यू है ये 0 और 10 के बीच में बिलोंग करेगी। कौन सी ऑप्शन में ये दे रहा है, हमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही दे रहा है। कन्फ्यूजन नहीं होना यहाँ से, क्योंकि -10 दे रहा है ये, लेकिन हमें क्या लेना है, प्लस का 10 लेना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो मान लो इसने दिया है कि f(x) एक क्वाड्रेटिक व्यंजक है, द्विघात समीकरण है। जो f(x) फंक्शन है, f(x) जो फंक्शन ले रहे हैं x का, ये क्या है आपके पास, एक क्वाड्रेटिक व्यंजक है या फिर द्विघात फलन है। इसका मतलब जो f(x) है वो यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये इसी फॉर्म में होगा ना, ax² + bx + c। a b c को मैंने कैपिटल ले लिया क्योंकि यहाँ पर स्मॉल a के अंदर स्मॉल b और ये स्मॉल c के अंदर कुछ वैल्यू है, तो मैंने क्या कर लिया, कैपिटल A B C इसमें हमने मान लिया है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि f(1) कितना आ रहा है, f(-1) के बराबर है। ठीक है, जो f(1) है ये किसके बराबर आना चाहिए, f(-1) आना चाहिए, लेकिन हमने तो f(x) ax² + bx + c मान लिया है, तो ये प्रॉपर्टी अपन इसमें सेटिस्फाई करवा सकते हैं क्या, क्योंकि ये गिवन है तो ये सेटिस्फाई तो होगी ही। तो अपन क्या करेंगे, f(1) निकालेंगे यहाँ से, तो ये कितना आएगा, a + b + c, और ये किसके बराबर आना चाहिए, f(-1) निकालेंगे यहाँ से, तो ये आएगा a - b + c। अब देखो a से c, a और c कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो 2b = 0, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। b यदि 0 आ रहा है आपके पास, तो आप फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखोगे तो ये आएगी आपके पास ax² + c, यही है आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आएगी सिर्फ ax² + c की फॉर्म में। ठीक है, अब दिया है इसने, आगे चलते हैं। देखो जो स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, ये क्या दिया इसने, समांतर श्रेणी या फिर अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में दिए हैं, ये अपन बाद में देखेंगे। फिर दिया है इसने f'(a), f'(b) और f'(c) हैं, ये किस श्रेणी में होंगे, हमें ये निकाल के बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, f'(a) की वैल्यू चाहिएगी, तो f'(x) यहाँ से अपन निकाल लेंगे। जो f'(x) है ये कितना आएगा, 2ax, यही तो आएगा ना। f'(x) यदि 2ax है तो f'(a) कितना आया, 2a। ठीक है, f'(b) कितना है, ये कोमा लगा रहा हूँ यहाँ पर, देखो ये कोमा यूज में ले रहा हूँ मैं, तो ये आएगा 2ab और ये आएगा आपके पास 2a। ठीक है, अब देखो ये नंबर्स हमें बताने हैं कि ये एपी में होंगे, जीपी में होंगे या फिर एचपी में होंगे। हमारे पास गिवन चीज़ क्या है, हमारे पास ये है कि स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c समांतर श्रेणी में है। अब यहाँ देखो ये जो 2a है, ये जो 2a है यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है। क्या 2a है ये स्मॉल a के मल्टीपल है, b का मल्टीपल है और c का मल्टीपल है, और abc क्या है आपस में समांतर श्रेणी में है। abc यदि समांतर श्रेणी में है और तीनों नंबर्स abc को मैं सेम ही डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ भी मैंने 2a से मल्टीप्लाई किया, यहाँ से भी मैंने 2a से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी मैंने 2a से मल्टीप्लाई किया, तो क्या abc पर कुछ फर्क पड़ेगा क्या, ये जो पूरा नंबर्स है ये भी तो समांतर श्रेणी में ही रहेगा ना। देखो एग्जाम्पल से बताता हूँ मैं आपको, देखो यहाँ पर लिखा मैंने 1 2 3 4, ये सारे नंबर देखो समांतर श्रेणी में, आप सभी को पता है। मैंने क्या किया, इस पूरी सीरीज को देखो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, किसी भी नंबर मान लो आप 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो मान लो मैंने पूरी सीरीज को यदि 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 10 15 20, तो ये भी तो देखो समांतर श्रेणी में ही आ रहा है, और यहाँ पर भी ये देखो abc यदि समांतर श्रेणी में है और पूरी सीरीज को मैं फिक्स नंबर 2a से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये जो पूरी सीरीज हमारे पास नहीं आएगी, तो यही भी तो समांतर श्रेणी में रहेगी ना। तो ये देखो बेसिक्स चीज़ें ये सभी आपको आनी चाहिए। तो देखो आंसर क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं देखो आपको ये बोरिंग करने के लिए या फिर बोर करने के लिए मैं आपको देखो इतना डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ। हम जो है ये सीरीज सिर्फ इसीलिए आए हैं कि जो बच्चे SR सैनी के नाम से डर लगने लगता है उनको, वो सीरीज़ को जो SR सैनी बुक है इस सीरीज़ को ये स्टार्ट भी नहीं कर पाते, उन सब बच्चों के लिए ये देखो एक रामबाण के रूप में साबित होने वाला है। हम क्वेश्चंस को एकदम बेसिक से देख रहे हैं, मतलब
एकदम लोअर जो क्लास का बच्चा होता है, जो बिल्कुल भी मतलब इंटरेस्ट नहीं रखता पढ़ने में, वो भी ये चीज़ें सारी समझने में अच्छे से क्लियर कर सकता है। ठीक है, उस हिसाब से मैं आपको सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। यदि आपको ये ज़्यादा लग रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब धीरे सोल्व हो रहा है या फिर बहुत ही ज़्यादा डिस्क्राइब हो रहा है, तो आप वीडियोज़ को 2 गुना या फिर 1.5 गुना की स्पीड में भी करके देख सकते हो, ये भी सुविधा है आपके पास। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 32 में आपके पास क्या गिवन है। यदि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो मूलों का जो समांतर माध्य है और गुणोत्तर माध्य आपके पास 9 और 4 गिवन है। देखो सबसे अच्छा क्वेश्चन है, इजी भी है। ठीक है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके जो समांतर माध्य इसने दिया है किसना, अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट है इनका समांतर माध्य दिया है इसने। देखो रूट मान लिया मैंने अल्फा और बीटा, रूट मान लिया मैंने क्या, अल्फा और बीटा। अब अल्फा और बीटा का ये हमें समांतर माध्य दे रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 ये हमें कितना दिया, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू इसने 9 दी। तो क्या अपन अल्फा बीटा निकाल लेंगे सीधा ही, तो ये आ जाएगा 18। ठीक है, इसने हमें गुणोत्तर माध्य दिया कितना, अल्फा और बीटा का गुणोत्तर माध्य इसने 4 दिया, और अल्फा और बीटा का गुणोत्तर माध्य अपन जानते हैं ये होता है रूट ऑफ अल्फा बीटा, ये दे दिया इसने कितना 4। तो अल्फा इंटू बीटा हम निकाल लेंगे यहाँ से कितना 16। अब ये देखो हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए 2 चीज़ें ही चाहिए हमें, एक तो अल्फा प्लस बीटा चाहिए और एक हमें अल्फा इंटू बीटा चाहिए। इन दोनों जो प्रॉपर्टी हैं, इन दोनों प्रॉपर्टी का यूज करके अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल लेंगे आराम से। फॉर्मूला होता है आपके पास x² माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स। तो यहाँ पर सम कितना है 18, तो ये मैंने लिख दिया 18x प्लस यहाँ पर लिखते हैं अपन दोनों रूट का मल्टीप्लाई, तो देखो ये आ रहा है कितना 16। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी x² माइनस 18x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखते हैं ये ऑप्शन में है क्या अपने पास, ऑप्शन नहीं है कि इसमें, तो देखो बुक में जो ऑप्शन है ये गिवन है, और जो ऑप्शन आपको x² माइनस 18x प्लस 16 आंसर देगा वही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, या फिर देखो अपने अगली सीरीज में जो अपनी अगली क्लास होगी अपनी, उस क्लास में अपन जो इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो MCQ दिए गए हैं आपको एक्सरसाइज के, वो अपन नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो क्लास है इसको लाइक कर दीजिए, ताकि जो आपके जो दोस्त हैं उनको भी ये चीज़ें समझ में आने लग जाएं, या फिर वो भी SR सैनी बुक का सॉल्यूशन अच्छे से कर सकें। देखो हमने ऑलरेडी जो DSSB का बैच है ये हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। यूट्यूब पर आपको इसकी फ्री क्लासेस डेली रात को 8 बजे देखने को मिलेंगी। इसके साथ साथ देखो मैं आपको EMR जो वैकेंसी नहीं आ रही है उस वैकेंसीज़ के बारे में मैंने आपको डिस्क्राइब से अच्छे से बता दिया था वीडियो में जाके, या फिर इसमें जो वीडियो के लास्ट में है आपको आई बटन पर ये वीडियो मिल जाएगा EMRS का, यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको EMRS का वीडियो जो लिंक है ये यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो वो वीडियो भी आपको देख लेना चाहिए, मेरी नज़र में तो वो वीडियो भी आपको देख लेना चाहिए, क्योंकि आपके पास आने वाले टाइम में TGT PGT और प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल इन सब की वैकेंसीज़ में आपको अच्छा खासा स्कोप देखने को मिलेगा, जहां पर आपके पास PGT की 8,140 और TGT की 8,880 वैकेंसीज हैं। देखो इतनी बड़ी वैकेंसीज कम नहीं होती, तो वो वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ कि पर्सनली बता रहा हूँ, वो वीडियो आपको अच्छे से देख लेना चाहिए, और आपको अब ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए जल्दी से भी तैयारी अपनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।